फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज, आपका एजुकेटर। आपका स्वागत है पंकज आईएएस एकेडमी में। 16 जून को यूपीएससी का पेपर हो चुका है, तो हम इस लेक्चर सीरीज में क्या किया है, हम इसको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करके हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। और ये डिटेल डिस्कशन वीडियोस रहेंगे, तो जिसको भी डाउट है कहीं पे भी कीज में या कहीं और, तो वो डाउट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। करना क्या है आपको, शांति से बैठ के थोड़ा पेशेंट होके वीडियो को बिना स्किप किए हुए भागे हुए पूरा वीडियो देख डालो। तो ये जो वीडियो का सोल्यूशन, इसमें जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, उससे आपका जो है, ये मान के चलो कि पूरी पूरी एक तरह से क्वालिटी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग पहला वीडियो जो है क्वालिटी का बना रहे हैं, एज यू कैन सी। और इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वी विल बी डूइंग डिटेल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। यूपीएससी अगर आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो बेस्ट स्ट्रेटजी, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, इट इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, पीवाईपी जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये उस आपके स्ट्रेटजी में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो प्रूव हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चलो लेट अस सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स क्या हैं, अब देखो, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल, क्वेश्चन किसके ऊपर है, दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ स्पीकर। अब अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है लक्ष्मीकांत, तो आपको पता होगा कि जो रिमूवल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, तो चाहे स्पीकर का हो, लोकसभा का, ठीक है, या डेप्यूटी स्पीकर हो, ठीक है, लोकसभा का, या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी अगर स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर होगा, तो लगभग लगभग ये सभी प्रोसीजर सेम ही है रिमूवल के। ठीक है, तो अगर आपने एक का ध्यान लगा के समझ लिया, तो और भी आसानी से आप समझ जाओगे, तो उसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो लेट अस मूव, एक मिनट। हाँ, तो देखो, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ही शैल नॉट प्रिसाइड। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या है, ही शैड नॉट प्रिसाइड। मतलब क्या है कि अगर लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल का प्रोसीजर चल रहा है, तो वो खुद क्या है, स्पीकर की पोस्ट पे प्रिसाइड नहीं कर सकता है। सही है, लॉजिकल भी है, और नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, तो जिसकी रिमूवल, जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा हो, वो खुद अपनी प्रोसीडिंग को प्रिसाइड तो कर नहीं सकता है। तो इस हिसाब से क्या है, ये क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगला ऑप्शन देखो, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक। अब देखो, ये देखने से लग रहा है ना, अगर जिसके खिलाफ आप कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसको बोलने का मौका नहीं दोगे, तो वो कैसे अपनी चीजों को जस्टिफाई करेगा। राइट, तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी कॉमन सेंस। जिसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो चाहे वो प्रेसिडेंट की रिमूवल प्रोसीजर हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का हो, ठीक है, चाहे स्पीकर का हो, या फिर चाहे चीफ जस्टिस का हो, या जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, तो इनमें से किसी का भी अगर रिमूवल प्रोसीजर होगा, तो इन सभी को बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, नॉट, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेटमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है, third statement is saying that he shall not be entitled to vote on the resolution at the first instance। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वोटिंग जो होती है ना, वो दो तरह की मानी जाती है। ठीक है, एक तो होता है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है, मान लो 50 लोगों ने फेवर में वोट किया, 50 लोगों ने अपोजिट में वोट कर दिया, मतलब एक तरह से इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गई है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब वोटिंग करेगा स्पीकर, उसको बोलेंगे कि कास्टिंग ऑफ वोट, मतलब जब इक्वालिटी हो गई है। ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ इक्वालिटी व्हेन द स्पीकर का वोट्स, दैट इज कॉल्ड अ कास्टिंग वोट। तो जब स्पीकर खुद प्रिसाइड करता है, ठीक है, जब स्पीकर खुद प्रिसाइड करता है, तब उसके पास क्या होता है, कास्टिंग वोट होता है। ये चीज आपको याद करना है। जब स्पीकर खुद कुर्सी पे बैठा है, तो वो क्या करेगा, कास्टिंग वोट करेगा, अर्थात जब इक्वालिटी होगी वोटिंग में। ठीक है, गवर्नमेंट ने मान लो वोटिंग किया और अपोजिशन ने वोटिंग किया, दोनों के वोट बराबर हो गए किसी भी बिल या किसी रेजोल्यूशन पे, मोशन पे,
तब क्या करेगा स्पीकर, कास्टिंग वोट दे सकता है। लेकिन जो दूसरा वोट होता है वोटिंग टाइप, दैट इज द फर्स्ट इंस्टेंस। इसका मतलब वो कास्टिंग वाला वोट नहीं होगा, वो जब नॉर्मल वोटिंग हो रही है ना तभी वोटिंग करनी है। तो ये वाला क्या है, नॉर्मल वोटिंग की बात हो रही है। तो जब भी उस पे रिमूवल पे वोटिंग शुरू होगी तभी उसको पहले पहले बार में ही वोटिंग कर देनी है। ठीक है। तो ही शैल, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट लिखा हुआ है ना, तो एक्चुअली इसको फर्स्ट इंस्टेंस पे वोटिंग का राइट होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, यही सही है। इसलिए पहला वाला आंसर ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपको अभी भी इसमें कुछ संशय लग रहा है तो आप इस टॉपिक को लक्ष्मीकांत से लेके रिवाइज कर लो बढ़िया से। ठीक है, यू कैन रिवाइज इट। चलो, अब हम लोग वो करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे अपने। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बिल्स। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन देख लो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बिल पेंडिंग, ठीक है, अ बिल पेंडिंग इन द लोक सभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है। तो लोकसभा में कोई बिल जो पेंडिंग है वो अगर डिसॉल्व होता है लोकसभा, ठीक है, तब क्या होगा, वो बिल भी लैप्स हो जाती है, मतलब वो बिल वैलिड नहीं रहेगी। अगर उस बिल को फिर से पारित करवाना है तो अगले बार जब फ्रेश चुन के आएगी लोकसभा तो फिर से बिल को री इंट्रोड्यूस करो, अदरवाइज उस बिल का लैप्स हो जाता है, वो खत्म हो जाती है बिल। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कोई भी बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में अगर वो डिसॉल्व हो गया तो खत्म, वो बिल गई। अगला स्टेटमेंट देखो, अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब देखो ये भी स्टेटमेंट क्या है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है। तो क्या होगा, ये भी बिल लैप्स हो जाएगी। अच्छा, लैप्स करने का क्या मतलब है, यहाँ पे लैप्स क्यों हो रही है, आप लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। अगर यहाँ पे अब एक हिसाब से सोचो क्या है, राज्यसभा जो है डिसॉल्व नहीं होता ना, आपको पता होगा ये क्या है, राज्यसभा इज अ, इट्स अ परमानेंट हाउस, ये तो आपको पता ही होगा। इसको और भी क्या बोलते हैं, इट्स अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर, इट्स अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। और कह रहा है कि लोकसभा पास कर दिया है, ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में आ गई है बिल, फिर भी अगर लोकसभा भी डिसॉल्व होता है फिर भी ये बिल क्या होगी, लैप्स हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो अगर आपने प्रोसीजर पढ़ा है बिल का, तो लोकसभा से मान लो बिल जा रही है कहाँ पे, राज्यसभा में। तो कई बार क्या होता है, राज्यसभा जो है एग्री नहीं करती है ना, राज्यसभा कई बार एग्री नहीं करती है तो उसको वापस भेज देती है। ठीक है। तो हो सकता है प्लेन में भेज दे या कभी कभी क्या करती है उसमें अमेंडमेंट करके भेजती है। ठीक है। अब यहाँ पे मनी बिल की बात हो नहीं रही है, नॉर्मल बिल की बात हो रही है। तो क्या हो सकता है, राज्यसभा उसको वापस भेज दे। तो मान लो इन लोगों ने पास करके कहाँ भेजा, राज्यसभा में भेज दिया बिल को, और बाय द टाइम राज्यसभा उसको कंसिडर करती है और अमेंड करती है या कुछ चेंजेस करती है, सजेशन करना चाहती है, लेकिन बाय द टाइम क्या होता है, ये बिल, ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। तब बताओ, ये बिल तो यहाँ पे थी, इसमें चेंजेस हो गए। अब क्या होगा, जो नया हाउस आएगा नया इलेक्शन के बाद, फिर से जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या वो उस बिल को कंसिडर करना चाहेगा, नहीं, क्योंकि वो नई सरकार होगी। या अगर वही भी सरकार हो तब भी तो वो बिल क्या हुआ, एक तरह से चेंज हो गया सिचुएशन ना। नई सरकार आई, हो सकता है नए कोalition पार्टनर्स आ जाए या कुछ भी हो जाए, तो सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि बिल जो है पूरा पास नहीं हुआ है अभी, सिर्फ लोकसभा ने पास हुआ था, राज्यसभा उसमें चेंज कर सकती है। इसलिए वो जो हाउस पहले था वही सेम हाउस रहेगा, तभी इस बिल को कंसिडर कर सकता है जब वो लौट के यहाँ से आएगी। ठीक है। और चूंकि ये क्या हुआ, ये ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए बिल को क्या हुआ, बिल भी लैप्स हो जाएगी। ठीक है। तो जो लैप्स होने का रीजन है वो यही है, क्योंकि बिल जो है राज्यसभा से वापस आ सकती है लोकसभा में, बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन चेंजेस और सम अदर सजेशंस, दैट्स व्हाई इट हैज टू बी रिकंसिडर्ड। ठीक है। तो इसको फ्रेशली फिर से री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लैप्स ही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों ही क्या है, दीज आर करेक्ट, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखो, अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
notified his or her intention to summon the house, ठीक है, to summon the house to a joint sitting lapses on the dissolution of the bill, ठीक है। अब क्या है, अगर जॉइंट सेशन, क्या बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट ने इंटेंशन जता दिया है कि वो समन करना चाहते हैं, क्या, जॉइंट सेशन, लेकिन उसी बीच क्या है, यहाँ क्या दिखा रहा है, लैप्सेस ना, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस हो जाता है, तो क्या होगा, लैप्स होगी बिल की नहीं होगी। तो अगर इंटेंशन उसने जाहिर कर दिया है जॉइंट सिटिंग का, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा ने बिल को पास कर दिया होगा, राज्यसभा ने कंसिडर किया होगा और उसको पास नहीं करना चाह रहा होगा या कुछ और उसमें चल रहा होगा। तो उसी केस में क्या होता है, जब डिसएग्रीमेंट होता है तभी जॉइंट सिटिंग की बात होती है, ठीक है। आपको पता होगा आर्टिकल 108 के तहत होती है ये, ठीक है। तो जब भी जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है, इंटेंशन जाहिर हो गया है, लेकिन उसी मीन वाइल क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व डिसॉल्व हो जाती है। तो क्या ये डिसॉल्व लैप्स हो जाएगी बिल, नहीं, ठीक है, ये ऑलरेडी दोनों हाउसेस का मत पता चल चुका है प्रेसिडेंट को, इसीलिए इंटेंशन जाहिर किया गया, ओके। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, गलत, ये लैप्स नहीं होगा। तो इस हिसाब से आंसर 1 और आंसर 2 क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है पहला स्टेटमेंट, प्रोरोगेशन of the House by the President of India does not amount to, sorry, does not require the advice of the Council of Ministers। प्रोरोगेशन है ना ये, ठीक है। तो देखो, एक तो होता है सिंपल एडजर्नमेंट, ये आप जानते हो। एडजर्नमेंट क्या होता है, जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है, जैसे आज मीटिंग बुलाई गई और शाम को एडजर्न करना, या एमपीज और एमपीज ने जो है क्या किया, शोर शराबा कर दिया, तो सिंपली कुछ टाइम के लिए जो है हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज होती है, इसका जो स्पीकर होता है तो वो खुद ही डिसीजन ले लेता है इसका, ठीक है, इसका सरकार से और प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो एडजर्नमेंट होगा वो सिंपली कौन लेगा, स्पीकर ही लेगा। लेकिन जो डिसोल्यूशन होता है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन क्या होता है, एक सेशन, जैसे होता है ना विंटर सेशन, मानसून सेशन, समर सेशन, तो एक सेशन जब बुलाया जाता है ना, तो पूरा कम से कम 1.5 महीने हो सकता है, 2 महीने का सेशन होता है। तो वो जब खत्म करते हैं, ठीक है, वो सेशन जब खत्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोरोग करना, उसको प्रोरोग करना। ये चीज आपको अंतर समझना चाहिए, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, और जो पहला क्वेश्चन था उसमें किस बात हो रही थी, उसमें बात हो रही थी डिसोल्यूशन की, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन कोई जो चल रहा है वो एंड होना है, तो उसके लिए कौन बोलेगा उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देगा, कि वो खुद डिसीजन लेगा, कि प्रेसिडेंट बोलेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोग्रेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्ट है कि नहीं है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एडवाइस होगी, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट तो बिना एडवाइस, एड एंड एडवाइस से काम करता नहीं है, राइट। इफ यू रिमेम्बर आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कि द प्रेसिडेंट फंक्शंस विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर पीएम भी होता है, ठीक है। उसके लिए आपको आर्टिकल 75 आना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत हो गया। अगला देखो, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the president of India prorogating the house which is in session, ठीक है। तो अब जो मैंने अभी पहले बताया था वही चीज लगभग ये कह रहा है, कि साइने डाई मतलब विद नो डेट, पहले ऐसा फिक्स नहीं करते हैं कि कल होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब साइने डाई मतलब, और लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा ना, कि विदाउट एनी फिक्स डेट कि कब ओपन होगा फिर से दोबारा सेशन, ठीक है। तो जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न। कैसा एडजर्नमेंट होगा ये, साइने डाई, ठीक है। ये भी एक तरह से प्रोरोगेशन भी क्या है, एडजर्नमेंट ही, पर इसमें डेट नहीं बताई जाती कि हाउस फिर से कब रीशेड्यूल होना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमेशा ये बताया जाता है कि कल इतने बजे या कल नॉर्मल शेड्यूल पे हाउस फिर से मिलेगा, या एक दिन में मान लो 2 घंटे के लिए एडजर्न होता है हाउस, तब भी ये बताया जाता है कि हाउस जो है इतने बजे रीअसेंबल होगा।
पर प्रोरोगेशन में क्या होता है, हमको ये बताया नहीं जाता कि हाउस फिर से कब मिलेगा। तो जब तक फिर से आगे इस प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती, तब तक हाउस क्या होगा, प्रोरोग्ड ही रहेगा, असेंबल नहीं होगा दोबारा। ठीक है, तो अब आगे क्या है, देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोरोग द हाउस विच इज इन सेशन। मतलब अगर हाउस सेशन में है तब भी उसको प्रोरोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग इट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सही है ये भी स्टेटमेंट। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कब हों, कि मान लो, सपोज करो इस समय एनडीए गवर्नमेंट पावर में है, राइट, जहाँ पे कि बीजेपी सबसे मेजोरिटी पार्टी है, तो कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पे लिखा ना सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात को मानता है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम वो सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप जो है प्रोरोग कर दो या डिसॉल्व कर दो हाउस को, तो जनरली ये मान लेगा। पर अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास क्या है, दे डोंट हैव द मेजॉरिटी, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इसने मेजॉरिटी लूज कर दिया है, ओके, लगने की बात है, इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लाइन। ठीक है, इन दैट सिचुएशन, इन द एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी, so if the president has this feeling, gut feeling that the council of ministers has lost majority, in that case the president will not accept the suggestion or the advice of the council of ministers, और उस केस में डिसोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इस वजह से इसे आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो इसको टॉपिक को आप रिवाइज कर लो लक्ष्मीकांत देख के, कौन सा टॉपिक है ये, हाउस वाली जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में है। ठीक है, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, एडजमेंट। ठीक है, तो चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला देखो, रिट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिट से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो कोई नई बात नहीं है ये। और हर बार अगर आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से, रिट वाले से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट रिट्स होते हैं, सर्टियोरैरी, ठीक है, सर्टियोरैरी, प्रोहिबिशन, ठीक है, मैंडमस, कुओ वारंटो, इस सब पे क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है, पार्लियामेंट का टॉपिक, ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर यूपीएससी पॉलिटी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो क्या है, रिट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब सिंपल, देखो वर्ड से क्या पता चलता है, प्रोहिबिट करना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी कोर्ट होगी, जो हाई कोर्ट होगी, वही छोटे वाले कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है। तो हाई कोर्ट जो होगी वो छोटे वाले कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकती है, इसका उल्टा तो हो नहीं सकता है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ केस। सिंपल सा मतलब क्या है, कि लोअर कोर्ट में कोई किसी केस से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है, और जो हायर कोर्ट है, सपोज करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, सेशन जज के अंदर, तो क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ऊपर से हाई कोर्ट का क्या आएगा, डिसीजन आएगा कि जो भी केस चल रहा है उसको रोक दो, या इवन सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है। तो मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, तो उस केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैन टेक ओवर। या ऐसा कोई केस है जिसमें लग रहा है कि इसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्या चीज, जुरिस्डिक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इस केस में भी इस पे प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, तो आंसर आपने देख लिया, सी वाला था। अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स, क्या है, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट, सॉरी, एनी कम्युनिटी ऑफ स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये गवर्नर होता है जो भी किसी स्टेट के अंदर ये डिक्लेयर करता है, रिकॉग्नाइज करता है और डिक्लेयर करता है
कोई ट्राइब है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो एक्चुअली ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है पावर, गवर्नर के पास नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज द प्रेसिडेंट हु रिकग्नाइजेस, और बताता है कि कौन सी ट्राइब, जो लिस्ट जारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अनदर स्टेट, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो मान लो, सपोज करो ये स्टेट ये है, या सपोज करो ये यूपी है और ये बिहार है, या झारखंड, फॉर एग्जांपल झारखंड में ज्यादा ट्राइब्स हैं। तो हो सकता है कि यूपी में वही ट्राइब, सेम ट्राइब, सपोज करो कि कोई ट्राइब है बोरा या गोंड, बहुत सारे ट्राइब्स हैं ना ऐसी, ठीक है, संथाल्स। तो कोई जरूरी नहीं है कि यूपी में संथाल या कोई ऐसी ट्राइब हो जो पाई जाती हो वो यहाँ पे भी हो, राइट। तो जेके की अपनी अलग लिस्ट होगी और यहाँ की अलग लिस्ट होगी, और सेम ट्राइब दोनों जगह हो सकता है कि यहाँ पे वो एसटी हो, यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, राइट। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। इस बार जो है कितने, लगभग 18 क्वेश्चंस आए थे मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स में। विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो, यहीं पे गलती हो गई इसमें, यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हेड इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउसेस, ये भी सही है, दोनों हाउस के खिलाफ करता है, पर गलती यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एट द लेवल, यूनियन लेवल, नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है। जो डिमांड फॉर अ ग्रांट होती है बजट में, उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डिफिकल्टी तो होनी नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया टिल दिसंबर 2023, तो कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4 डिलिमिटेशन सॉरी कमीशंस हैव बीन सेट अप टिल डेट। तो जो ये 4 कमीशन सेटअप हुए हैं, आपको पता है किस किस ईयर्स में सेटअप हुए थे। तो जो सबसे पहला डेलिमिटेशन कमीशन था, तो वो सेटअप हुआ था 1952 में, ठीक है। कब हुआ था, 1952 में जो पहला था। सेकेंड वाला हुआ था 1963 में, ठीक है। जो थर्ड वाला था वो हुआ था 1973 में। लगभग लगभग देख रहे हो आप, 10-10 साल पे सेटअप हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया कि चूंकि हो क्या रहा था कि नॉर्थ की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जा रही थी नॉर्थ इंडिया की, और साउथ इंडिया की कम बढ़ रही थी। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था ना, इसमें दो चीजें होती हैं डेलिमिटेशन में। एक तो बाउंड्रीज को रीएडजस्ट किया जाता है, दूसरी जो स्टेट वाइज कोटा होता है, स्टेट वाइज सीट्स होती हैं, उनका भी रीएडजस्टमेंट होता है। तो क्या होता है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगा, अब जनरली क्या होता है, 10 लाख पर एक कैंडिडेट होता है, ठीक है, 1 एमएलए और 1 एमपी। तो अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जा रही है तो वहां पे ज्यादा एमपी हो जाएंगे। अब क्योंकि नंबर ऑफ एमपी तो हम बढ़ा नहीं सकते, ओवरऑल दे आर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, रीएडजस्टमेंट कर देते हैं। तो इससे हो क्या रहा था कि जो साउथ इंडिया को नुकसान हो जा रहा था, तो यहाँ पे 1973 में फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 2002 में फिर से कमीशन सेटअप किया गया था, और उसने ये क्या किया कि इंटरनल रीएडजस्टमेंट तो होगा, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट इसने कहा, पर ओवरऑल विद इन बिटवीन द स्टेट्स के लिए इस पे भी अभी भी बैन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक्चुअली ये स्टेट के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, यूपी पीसीएस में इसको पूछा जा चुका है। तो डायरेक्टली एक तरह से ये वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी किताब में दिया तो है ही, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन यूजुअली याद नहीं करते हो। और ये ऐसा पहले, देखो दिस इज द थिंग, पहले जो है ऐसे क्वेश्चन आते थे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अर्लियर दे यूज टू फीचर इन यूपीएससी। लेकिन बीच में क्या, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा हो गया, तो लोग इसको पढ़ना बंद कर दिए। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप फैक्चुअल्स पे भी ध्यान दो, क्योंकि ट्रेंड कभी भी यूपीएससी चेंज कर सकता है।
ओके, जैसे इस बार क्या है, एक तरह से पेपर जो है कई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले आते थे 10 साल पहले, उनको इस बार रिपीट किया गया है। ठीक है, तो जैसे मिलिट्री में जो रैंक्स होती हैं, लेफ्टिनेंट, कर्नल, और उसमें एयरफोर्स में क्या होती है, कमोडोर होती हैं। तो उस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस पहले आते थे, इनका ट्रेंड था पहले आने का, पर आना बंद हो गए थे तो लोग ने पढ़ना बंद कर दिया था। द थिंग इज, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और जो भी पुराने में टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टाइप्स को भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और उस बेसिस पे अपनी नॉलेज को वाइडन करते रहो, क्योंकि यू नेवर नो, आपका किस्मत बुरा रहेगा तो आप पिछले 10 साल के बेसिस पे पढ़ते जा रहे हो, और हो सकता है वो 11वां या 12वें साल पहले के क्वेश्चन को, ट्रेंड को फॉलो करते आपके लिए क्वेश्चन सेट कर दे, और इन दैट केस आपका जो है काफी नुकसान हो जाएगा। तो चलो, लेट अस स्टार्ट विद अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 amends the 8th schedule of the constitution to include which of the following। अब देखो, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यू स्टेट पीसीएस में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में थोड़ा कम पूछा जाता है, पर रिपीट होता है 8-10 साल पे एक दो बार। तो देखो, इसके लिए सिंपल से ट्रिक है, कामना आप याद कर लो, कामना। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोंकणी या कोमना याद कर लो, कोई भी एक टर्म आप इस तरह से अपने कोड में बैठा लो। ओके, कोमना। तो 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था, तो पहले पढ़े गया कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोमना याद कर लो, कोमानी याद कर लो, जिस तरह से कमीनी याद कर लो। व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि ये तीन टर्म्स हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये जो है 71st अमेंडमेंट में इनको लिया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी के अलावा जो इसका नेक्स्ट वाला अमेंडमेंट है उसमें बीडीएमएस करके है, आप उसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसका कोड अगर करना हो तो ऐसे कर लो, बाकी अपना मान लो बी बदमाश। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, आप जो कमेंट करके बताओ कि अगला स्टेटमेंट लैंग्वेज वाला कब हुआ था। ठीक है, तो ये चार लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। बी से बोडो, डी से डोंगरी, ठीक है, एम से मैथिली। अब देखो यहाँ पे मैथिली दिया हुआ ना, यहाँ मैथिली नहीं है। ओके मैथिली यहाँ पे आएगी। ठीक, और एस से सांथली। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथली, ये जो है नेक्स्ट वाले अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। इसके बाद एक और होता है, इसमें ओडिया लैंग्वेज जो है उसका नाम चेंज होता है। और हाँ, चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्या है, अब एक तरह से ये पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन है, इस टॉपिक से है, पार्टी सिस्टम से। तब ये एक्चुअली पॉलिटी का बहुत मेन क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ, पॉलिटिक्स से संबंधित है। और पार्टी सिस्टम एक्चुअली लक्ष्मीकांत में पीछे दिया हुआ है, तो यूजुअली क्या होती है, हमारी टेंडेंसी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, फॉर प्रीलिम्स। तो आप क्या करो, उसको इग्नोर नहीं करना है, आप एक बार देख लो, और जो भी इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, इस पे एक बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पहले भी आया है हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से सही मैचिंग किसकी है और गलत मैचिंग किसकी है, ये वाला क्वेश्चन ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि किसका सही मैचिंग है, किसका गलत मैचिंग है। तो जो पहला वाला पेयर है, फर्स्ट पेयर, वो तो आपको पता ही है कि भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे, एकदम सही है मैचिंग। क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है, अब देखो, ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी है, तो इसका भी जो है मैचिंग सही है। ठीक है, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। अब देखो, जो आचार्य नरेंद्र देव के ऊपर क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी 12th की हिस्ट्री से है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो क्लिपिंग है। देखो, ये दिख रहा है आपको, तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एनसीईआरटी 12 से आया हुआ है। और भारतीय जनसंघ, ये भी देखो एनसीईआरटी 12 के क्वेश्चन से आया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पॉलिटिक्स वाली जो क्वेश्चन एनसीईआरटी है 12th की, इसको आप देख लो, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर है, पूरी पूरी एनसीईआरटी है। तो इसको आप इग्नोर मत करना, इसको देख लेना। तो जो स्वतंत्र पार्टी है उसको देखो, स्वतंत्र पार्टी जो है किससे है, स्वतंत्र पार्टी जगजी सॉरी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम ने। और स्वतंत्रता पार्टी जो है, इसको किसने किया था, आचार्य नरेंद्र देव ने। ठीक है, सॉरी सॉरी, स्वतंत्रता पार्टी जो है सी राजगोपालचारी ने किया था, जिनको राजा जारी हुई। तो जब इंदिरा गांधी वाला टाइम आता है ना, जब इमरजेंसी होती है, तो उस समय जो है, उस समय सी राजगोपालचारी उसे जस्ट पहले जो है, ये अपने आप को अलग कर लेते हैं कांग्रेस से, और नई पार्टी बनाते हैं, स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, बाकी आचार्य नरेंद्र देव, आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी पार्टी का क्या नाम है,
यहाँ पे देखो ध्यान से आप, इस पॉइंट ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों पार्टी से नरेंद्र थे, एसोसिएटेड थे, ठीक है। भारतीय जनसंघ, ये भी जो है एनसीईआरटी का एक क्लिपिंग है, देखो, ठीक है। तो ये भारतीय जनसंघ के एस्टेब्लिशमेंट है। तो स्वतंत्र पार्टी किसने हुआ है, स्वतंत्र पार्टी बनाया है किसने, दिस वन, ये है सी राजगोपालचारी, ठीक है, दिस वन, ओके। बाकी सोशलिस्ट पार्टी कौन है, आचार्य नरेंद्र देव, ये है मैचिंग इसकी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओनली टू पेयर्स ऑफ दिस आर करेक्ट वाइल टू पेयर्स आर रॉन्ग। इसको याद कर लेना आप नोट करके, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर्स एंड ऑफ म्युनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड इन पार्ट 9A। सही है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब आपको अगर पार्ट्स भी नहीं याद हैं तो फिर दिक्कत की बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट जो हैं, ये यूजुअली यूपीएससी पूछता तो नहीं है, पर अब ये है कि 5-10 साल में कभी ना कभी का बार पूछेगा ही। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूपी की, एमपी की, आरपी, तब तो वहाँ पे पार्ट्स पे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहाँ के लिए क्या है, अब चलो देखते हैं। ये तो सही है, ठीक है। तो पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 जो है नॉर्मली पंचायत है, 9A जो है म्यूनसिपैलिटीज है, और 9B क्या है, कोऑपरेटिव्स हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है और ही ज्यादा। रट्टा मारो थोड़ा सा, ठीक है। हर चीज कॉन्सेप्चुअल नहीं आएगा, पेपर में फैक्ट्स भी आएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि फैक्ट्स भी तैयार करो, याद मारो, रट्टा मारो उसको। अगला क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन पार्ट 18। ये भी सही है, इम्पोर्टेंट तो नहीं है मतलब, लेकिन अब ठीक है, याद करना चाहिए आपको। 18 में है। प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 20 में है। तो यार ये तो याद ही करना चाहिए आपको, बहुत ही। देखो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। हाँ, एक मिनट। तो देखो, ये जो भी टॉपिक्स पे पूछा गया है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसे टॉपिक से पार्ट्स पूछ लिया जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके पार्ट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सभी ऑप्शन सही है। अगर आपने थोड़ा भी मतलब, जो लक्ष्मीकांत में टेबल दी हुई है ना शुरू में, लक्ष्मीकांत में टेबल दी हुई है जिसमें पार्ट्स और आर्टिकल्स मेंशन्ड है, अगर उतना भी याद कर लिए होते तो आपका आंसर ये सही हो जाता है, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो चलो अगला वाला देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हो ही नहीं सकता। अगर कभी भी दो स्टेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अगर ए स्टेट है और स्टेट बी है, तो स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोनों की रिलेशन स्टैब्लिश कौन करेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा, ठीक है। तो नहीं हो सकता कभी भी, अगर इंटर स्टेट टॉपिक हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, सेंट्रल सेंट्रल सब्जेक्ट होगा, ठीक है। ओके। तो इसलिए क्वेश्चन पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट ऑफ लिस्ट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फिर माइग्रेशन की बात हो रही है। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाए। देखो एक तरह से कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन, अगर आपको याद नहीं है लिस्ट, ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ठीक है, इतना कठिन नहीं है। अगला देखो, क्या कह रहा है, इंटर स्टेट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मतलब क्या है, जैसे अभी कोविड हो गया था ना, तो कोविड हो गया था, तो इसकी पॉलिसीज कौन बनाएगा कि क्वारंटाइन करनी है कि नहीं करनी है। तो इसकी पॉलिसीज कौन बनाता है, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ क्वारंटाइन, मतलब घर में रखना, कहाँ रखना, कैसे रोकना, कैसे अकेले रखना है, आइसोलेशन कैसे करना है, इस सभी क्या आता है, आइसोलेशन। क्वारंटाइन मतलब क्या था, अकेले कैसे रखना है बीमारियों को रोकथाम के लिए। तो दिस इज कॉल्ड क्वारंटाइन, और ये स्टेट का ही सब्जेक्ट होता है, स्टेट इसे कंट्रोल करती है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला स्टेटमेंट क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स। सर नहीं, ये भी क्या है, यूनियन लिस्ट में है ये, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा ना कि शेड्यूल 7, कौन सा, शेड्यूल 7, ठीक है। इसमें अंदर 3 लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसके लिस्ट जो इम्पोर्टेंट, इस लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई बार वो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा एक ले लो कि हेल्थ जैसे है, हेल्थ एजुकेशन है, प्रेजेंस है, पुलिस है, मिलिट्री है, किसके किसके अंडर में आती है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, right? तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट ऑफ प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर में है। अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है,
आर्टिकल 21। और जितने भी राइट्स रिलेटेड जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स टू राइट टू लाइफ, तो मैक्सिमम राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो ये क्या है, आर्टिकल 21 के ही अंदर आते हैं। तो चाहे वो इन्वायरमेंट के लेकर हो, चाहे डिग्निटी ऑफ लाइफ को रिलेटेड हो, ठीक है, या प्राइवेसी को लेके हो, तो वो सभी आर्टिकल 21 के अंदर ही आते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था ये। अगर आपने फिर भी गलती कर दी तो भगवान ही मालिक है आपका, ठीक है। आपको, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो आपका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट अभी मारने की जरूरत है, और आपका जो क्वालिटी है वो है कमजोर एक्चुअली, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन? विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथिक्स कमेटी, देखो कमिटीज एंड उस पे क्वेश्चन आते हैं जरूर पार्लियामेंट से, इसीलिए पार्लियामेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि घुमा फिरा के इससे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पार्लियामेंट से क्वेश्चन रिलेटेड क्या है? इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द अनएथिकल कंडक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाहर वाले भी लोग कंप्लेन कर सकते हैं, बस उनके लिए कुछ ड्राफ्ट या कुछ एक पेपर वर्क करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ठीक है। तो ये हर कमेटी के लिए होता है। अगर कोई के सब जुडिस मतलब कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, इवन किसी और कोर्ट में भी केस चल रहा हो, सब जुडिस मतलब वो कहीं पे ट्रायल हो रहा है किसी कोर्ट में, तो ऐसा कोई केस जो कि किसी कोर्ट में चल रहा है, उसको जो है ये कमेटी परस्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पहला क्या है, इनिशियली वो वाज एन एडहॉक कमेटी, तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है? सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो, करेक्ट पूछा जा रहा है ना, करेक्ट। तो ओनली अ मेंबर ऑफ द कैन मेक अ कंप्लेंट, तो लिखा है ना ओनली, इसीलिए क्वेश्चन सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, ओनली नहीं, बाहर वाले लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है रूल, ठीक है। तो दैट मेक्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट, अब ये तो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो जो कन्वेंशन होता है उसमें ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, ही वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, दैट्स व्हाई ही वाज चोजन एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। उसके बाद इनको के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। तो इससे आसान क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पूरे पेपर में ही नहीं होगा कोई, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आंसर डी हो जाएगा। अगला देखो, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ऑप्शन वन सही है, बनवाया था। बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अगर आपने जो लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है जिसमें क्या है, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा? पहला चैप्टर एकदम, इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये वाला आपने चैप्टर पढ़ा है लक्ष्मीकांत से, तो आपका एकदम ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि इजी इजी स्टेटमेंट्स हैं, ये कंफ्यूजिंग भी नहीं है इसमें। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उस समय भी जो अपना वाइस रॉय था, ठीक है, वाइस रॉय या कह सकते हो गवर्नर जनरल, तो ये सभी चीजें जो इंपॉर्टेंट थे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ये सब वाइस रॉय के अंदर रखा जा रहा था, ये फेडरेशन को नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पावर्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी जो इंपॉर्टेंट थे, तो ये क्या था, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता ना, तो ये वाइस रॉय के अंदर डायरेक्टली रहता था, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस, ये जो है फेडरेशन के अंदर नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा? वॉइस रॉय के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज ओनली करेक्ट। अगला देखो, as per the article 368 of the Indian constitution, the parliament may amend any provision of the constitution by way of addition, by way of variation, by way of repeal। तो आप जानते हो ना, अमेंडमेंट जब करते हैं हम आर्टिकल 300 में, तो रिपील भी किया जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको रिपील कर दिया गया है, ठीक है। वेरिएशन मतलब उसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर दो, बदलाव कर दो, फेर बदल कर दो, उसमें एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशन मतलब नया चीज जोड़ देना, इंट्रोड्यूस कर देना कोई चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नई चीज डाल देना, उसको बोलेंगे ऐड करना। वेरिएशन मतलब जो ऑलरेडी है कोई आर्टिकल, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देना। रिपील मतलब कोई आर्टिकल है उसको एकदम से क्या कर देना, डेड कर देना, वो एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो दीज ऑप्शन, ऑल ऑफ द ऑप्शंस दे आर करेक्ट, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन विल बी 3 करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, देखो मनी बिल भी क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल 109 ऑफ द मेंशन्स स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही है, ठीक है।
108 जॉइंट सीडिंग के बारे में बताता है, 109 जो है मनी बिल के स्पेशल प्रोविजन के बारे में बताता है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोसीजर की बात हो रही है। एक चीज ध्यान देना, 109 प्रोसीजर के बारे में बताता है कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने का था। लेकिन 110 क्या बताता है कि मनी बिल के फीचर्स क्या होंगे, किस बिल को मनी बिल बोलेंगे हम। ठीक है, तो 110 जो है डिफाइन करता है मनी बिल को कि मनी बिल होता क्या है। लेकिन 109 क्या बताता है कि कैसे मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे, लोकसभा में किस हाउस में करेंगे, किस हाउस में नहीं कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इसको एसेंट साइन कैसे करेगा, नहीं करेगा, वापस भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है। तो ये सभी प्रोविजंस किसमें है, आर्टिकल 109 में है। 110 क्या करता है, डिफाइन करता है मनी बिल को। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, द स्टेटमेंट द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, एकदम सही ऑप्शन है ये। ठीक है, तो चेंज सजेस्ट करती है पर उसको अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको अमेंड नहीं कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, सिर्फ क्या कर सकती है, सुझाव दे सकती है। ठीक है, राज्यसभा ओनली कैन गिव सुझाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इट कैन गिव ओनली सजेशंस और रिकमेंडेशंस। ठीक है, अगला देख लो, अगला स्टेटमेंट क्या है। अगला स्टेटमेंट से अमेंडमेंट अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, बिल्कुल गलत है। अमेंडमेंट पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अलाउड नहीं मनी बिल केस में अमेंडमेंट करना। ठीक है, और एक्सेप्ट करने तो कोई चांस ही नहीं। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा को बहुत ही कम पावर्स हैं। ठीक है, बहुत ही कम पावर्स हैं। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आंसर सी। ठीक है, तो चार को अगर आप क्वेश्चन गलत करो तो जहां जहां चार हो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन तीन भी सही है तो 1 2 3 यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज established बाय द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट subsequent to the amendment of NEC Act 2002. The council comprises which of the following states? देखो इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है अभी तक। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। ठीक है, और जो लक्ष्मीकांत में टॉपिक है इंटर स्टेट रिलेशंस, उसी से है जहाँ पे जोनल काउंसिल्स मेंशन है ना, इंटर स्टेट काउंसिल आईएससी और जोनल काउंसिल्स, वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको एक बार जाके रिवाइज कर लेना खटाक से और रट्टा मार लेना। तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं वन बाय वन। द गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स क्या बोल रहा है, द काउंसिल विच ऑफ द मेंबर्स। तो काउंसिल की कंपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कंपोजिशन, इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि गवर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, सही ऑप्शन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, बिल्कुल, जिस एरिया में बन रही है उसके चीफ सीएम भी होंगे। 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन भी सही है। अगला क्या है, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं होम मिनिस्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि होम मिनिस्टर रहेगा ना, अब चूंकि किसी एक स्पेसिफिक नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रहा है ना, तो होम मिनिस्टर रहेगा तो बहुत ज्यादा पावरफुल वो खुद हो जाएगा। तो वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो गवर्नर हैं, उन सबकी जो से होता है ना, उनका कहना, उनकी बात, वो उतना भरोसे से, उतना वजन के साथ नहीं रख पाएंगे। दैट्स वाई होम मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है, जोनल काउंसिल का होता है ये। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 1 2 3 ओनली, ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। तो इस तरह से हम लोग जो है, देखो हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया पूरा क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लगभग टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, 18 क्वेश्चन आए हैं। यूजली 15 14 15 क्वेश्चन आते हैं। इस बार क्वालिटी का वेटेज थोड़ा ज्यादा हुआ है, 18% नियरली, लगभग समझ रहे हो कि 1/5 आया हुआ है। और क्वेश्चंस में उतना दम भी नहीं है इस बार के, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ है मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले जो 4 स्टेटमेंट तक में है, बट वो भी बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, बिल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, अमेंडमेंट से आया हुआ, पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार इसको सॉल्व करके नोट्स बना लेना, रट लेना। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगला ज्योग्राफी वाले सॉल्यूशन के साथ जल्दी ही। और वीडियो को शेयर करो, इसका जो पीडीएफ है इस पीपीटी का, तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में हमारे मिल जाएगा, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम लिंक का हम डाल देंगे, वहाँ से जाके हमारे ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय हिंद, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।